स्ट्रीमिंग। चलिए, तो आप सभी का फिर से स्वागत है। रिवीजन वगैरह करके आए हैं? वो विवेक को लाइट ऑन कर देना, वो जो स्विच ऑफ है ना उस बोर्ड का वो ऑन कर देना। कल हम कहाँ पर थे? रेट पढ़ रहे थे। कौन कौन से रेट कंप्लीट किए हैं अभी तक? बंदी, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। हैविस कॉर्पस हो गया है और परमादेश हो गया है। ठीक है, चलो। परमादेश में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रोहिबिजन और सर्टियोररी जो है दोनों पढ़ेंगे। प्रोहिबिजन का मतलब होता है प्रतिषेध और सर्टियोररी का मतलब होता है उत्प्रेक्षा। चलिए, तो सबसे पहले प्रतिषेध। कल हमने जो आर्टिकल रेट पढ़ा था आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 32 का सब आर्टिकल 1 क्या कहता है दोस्तों? If your fundamental rights are violated, then you can go in the Supreme Court according to article sub article 1 and sub article 2 क्या कहता है इसका? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट फॉर प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स। तो माननीय उच्चतम न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट या प्रलेख जारी कर सकता है और यह शक्ति उसे दी गई है अनुच्छेद 32 के द्वारा। अनुच्छेद 32 का 3 क्या कहता है? बशर्ते इससे उच्चतम न्यायालय की शक्ति उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। तीसरा मुद्दा यह है। चौथा, आर्टिकल 32 का सब आर्टिकल 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 32(1) और 32(2) आपातकाल के दौरान कैसे हो जाएंगे? ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे। अगला इसमें आपको ये याद रखना है कि रेट कितने होते हैं? 5 होते हैं रेट। कौन कौन से होते हैं? हाँ, तो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रच्छा। तो हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ लिया था कल कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए। यह है किस किस के खिलाफ जारी किया जाता है, किस किस के खिलाफ नहीं किया जाता। तो यह जारी नहीं किया जा सकता ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो संज्ञेय, जो निजी व्यक्ति नहीं, अधिकार जो कोर्ट के आदेश से बंदी बनाया गया हो, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के अवमानना के लिए दोषी हो, जो संसद या विधानमंडल की अवमानना के लिए दोषी दंडित किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी नहीं किया जाता। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर थी हमारी पूरी, कवर अप कर लिया था हमने बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं प्रतिषेध की। प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिजन। नाम में ही अर्थ छुपा है रोकना। क्या अर्थ छुपा है? रोकना। चलिए, तो प्रतिषेध का अर्थ क्या होता है? रोकना। क्या रोकना? यदि कोई ऐसा प्राधिकारी वो काम कर रहा है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर का है, तो माननीय उच्चतम न्यायालय उस काम को आदेश देकर रोक सकता है। ठीक है, ये खिलाफ मतलब क्या होता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालय। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय, या हम बात करें प्राधिकरण की, ट्रिब्यूनल्स की, अधिकरण, प्राधिकरण, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटीज की, इनको कुछ सीमित दायरे दिए गए हैं कि आपको इन चीज़ों को लेकर काम करना है। यदि ये अपनी अथॉरिटी से बाहर का काम करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको आदेश देता है माननीय उच्चतम न्यायालय कि आप अपनी अथॉरिटी से बाहर का काम कर रहे हो, उसको रोको। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसको लिख लो। ठीक है, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये केवल और केवल न्यायिक और
अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। इट कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट ऑफ जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस या ट्रिब्यूनल्स और अथॉरिटीज। तो केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही इसको जारी किया जा सकता है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। न्यायिक क्या होते हैं? जिनका काम न्यायपालिक, ऐसे अधीनस्थ न्यायालय हो गए, जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। अर्ध न्यायिक काम जैसे अर्ध न्यायिक प्राधिकरण कौन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल 2010 में स्थापित NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसका काम क्या है? पर्यावरण संरक्षण करना और उससे संबंधित अपराधियों को दोष देना। इज इट क्लियर? ये पॉइंट याद रखना। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब किस किस के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? तो अर्ध न्यायिक और अर्ध न्यायिक की बात हो रही है। तो यहां पर जो भी मान के चलो निजी संस्थान है, इनके खिलाफ ये जारी नहीं किया जा सकता है। गैर न्यायिक संस्थान है, नॉन जुडिशियल बॉडीज हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं किया जा सकता। तो एक बड़ा सिंपल सा फंडा हमारा क्लियर हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन? पहली चीज, द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोहिबिशन इज रोकना। क्या होता है? रोकना। इट इज अ लैटिन टर्म, यह एक लैटिन शब्द है। इसका सीधा सा तात्पर्य होता है दोस्तों रोकना। क्या रोकना? तो ऐसा काम रोकना जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का है। सिंपल एज दैट। इज दैट क्लियर? कौन कौन के खिलाफ जारी करेगा? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी न्यायालय हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। भारत में इंटीग्रेशन है जुडिशियरी का, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, देन ईच स्टेट हैव देयर ऑन हाई कोर्ट। हर एक राज्य के पास अपना एक हाई कोर्ट होता है। लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, इसमें स्पष्ट कह दिया गया था कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के लिए भी काम कर सकता है। कौन से अधिनियम द्वारा? अमेंडमेंट द्वारा। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में कहा कि एक हाई कोर्ट एक से अधिक राज्यों के। तो अभी केवल 28 राज्य हैं भारत में, 8 यूटीज हैं, लेकिन हाई कोर्ट्स ओनली 25 हैं, है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना। चंडीगढ़ हाई कोर्ट जो है पंजाब और हरियाणा के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे एक हाई कोर्ट कई बार 2 राज्यों के लिए भी काम करता है। तो उनके जजेस के वेतन दोनों राज्य मिलकर देते हैं, है ना। और जो भी फिर वेतन के बाद जो होता है, क्या बोलते हैं वेतन के बाद? भत्ता नहीं, रिटायरमेंट होने के बाद क्या मिलता है? पेंशन। पेंशन फिर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। आगे बात समझ में? तो ये पॉइंट भी याद रखना। अब हेडिंग डालो सर्टियोररी। यहाँ सर्टियोररी में कहते हैं ऐसे। हाँ जी पुष्पराज, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? चलिए लिख लिया यहां तक? लिख लीजिए। चलो, उत्प्रेक्षा या सर्टियोररी। उत्प्रेक्षा या सर्टियोररी का क्या तात्पर्य होता है? एक इंग्लिश में आपने एक कहावत सुनी होगी, क्योर का मतलब क्या होता है? हाँ, कहावत सुनी होगी कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यहां पर जो 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, प्रिकॉशन और दूसरा शब्द दिख रहा है क्योर। प्रिकॉशन का मतलब होता है कि बीमार होने से पहले ही वह व्यवस्था जो आपको बीमार ना होने दे। प्राचीन जापान में राज्य द्वारा ऐसे डॉक्टर रखे जाते थे और उनको सैलरी दी जाती थी जिनका काम था कि राज्य में कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो पाए। आज हम डॉक्टर इसलिए रखते हैं, कोई बीमार होगा तो डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा। लेकिन जापान में क्या व्यवस्था थी?
कि डॉक्टर का काम है कि बीमार ना होने पाए। लोग पैसे देते थे डॉक्टर को, पहले मंथली फिक्स था, और बीमार हुआ तो सारे पैसे वापस। तो डॉक्टर बाकायदा चेकअप करता था क्या बॉडी में हीमोग्लोबिन ठीक ठाक है कि नहीं, है ना, आपको पीलिया तो नहीं हो रहा है, पांडु रोग, ठीक है, बाकायदा चेकअप करता था। आजकल सिस्टम उल्टा होता जा रहा है। तो प्रिकॉशन होता है मतलब पहले से व्यवस्थित रहना, पहले से तैयार रहना ताकि बीमारी ना हो। क्योर क्या होता है, जब आप बीमार हो चुके हो तब फिर आपकी सेवा करना है, अपने आप को इस तरीके से परहेज में रखना चीज़ों को लेकर। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्रोहिबिजन, पी से पी याद रखना। प्रोहिबिजन क्या है, प्रिकॉशन है। प्रोहिबिजन मीन्स प्रिकॉशन, मतलब आप जुडिशियरी का बाहर का काम अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जा रहे थे काम करने, कोर्ट ने पहले ही रोक दिया। क्योर सर्सियोररी है, आपने अपने जुरिडिक्शन का बाहर का काम कर दिया, फिर कोर्ट उस पर जांच करता है, सुप्रीम कोर्ट कि अब तो कर ही चुके हो तुम काम, तो जांच करने के लिए कौन सा रिट जारी करता है, सर्सियोररी रिट जारी करता है। ठीक है, चलो, तो इसका सबसे पहले हेडिंग डाल लिया आपने सर्सियोररी। सर्सियोररी का हिंदी में लिख लेना, प्रमाणित होना, टू बी प्रूव्ड, प्रमाणित होना, या इसका एक टर्म होता है सूचना देना, टू बी इन्फॉर्म्ड। चलो ये दो में इसका दो मतलब लिखो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये फंडा समझ में आया, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर वाला। इससे प्रोहिबिजन और सर्सियोररी कंप्लीट हुआ आपका, क्लियर। लिख लो, इसमें लिखना, हिंदी में लिखना। न्यायालय किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में दायर, किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए, सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी करता है। It is issued by government, it is issued by court for an inquiry, submit in any government office by any individual। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अगला पॉइंट इसमें नोट डाउन कर लेना कि अन्य चार रिटों से हटकर, अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। अन्य चार रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित है वो ही दायर करे। इट कैन बी filed by any person, not only victim। किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे दायर किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि वह पीड़ित ही हो। तो यहाँ पर एक पॉइंट क्या समझ में आया कि ये सूचना देता है कि कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी यदि अपनी एक प्रकार से जो भी जुरिडिक्शन उसके बाहर का काम कर रहा है तो उससे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का वायलेशन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट ऑर्डर देता है उत्प्रेक्षा। अब इसमें क्या होता है कि फिर कोर्ट उस जगह से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से उस केस को उठवाकर दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सकता है। जो सक्षम प्राधिकारी है, जो जिसके जुरिडिक्शन में वो पावर है कि वह उस पर निर्णय दे सके। क्लियर है। जैसे मैं आपको कुछ काम सौंपूं और मुझसे ऊपर का कोई यदि आकर कह दे कि नहीं ये काम आपके बस में नहीं है, आपकी जुरिडिक्शन में नहीं है, वो उठाकर किसी और को दे दे, तो ये क्या कहलाएगा, सर्सियोररी कहलाएगा। ठीक है, या आप जो काम कर रहे थे वो गलत तरीके से कर रहे थे। आगे बात समझ में, आपने जो भी अभी तक काम किया है, डिसीजन दिया है, वो गलत दिया है। आगे बात समझ में। तो ये थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर निकल कर आता है प्रोहिबिजन में और सर्सियोररी में। प्रोहिबिजन जो है काम होने से पहले ही रोक देता है,
सक्षम प्राधिकारी के पास पहुंच जाता है। सर्सियोररी काम होने के बीच में या बाद में न्यायालय उस पर जुडिशियरी उस पर एक्शन लेती है। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? चलो अब कौन सा रह गया? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? अधिकार परीक्षा का मतलब क्या होता है? क्यों वारंटो? अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा। एक सेकंड उल्टा हो गया, माफ करना। ये जो भी लिखा है ना, यहाँ पर उत्प्रेक्षा काट लो और अधिकार परीक्षा लिख लो, है ना? यहाँ पर लिख लो आप अधिकार परीक्षा। ये तो नहीं लिखा था प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये नहीं लिखा था ना, इसको हम उत्प्रेक्षा में ऐड कर। बाकी तो वही लिखा है जो अभी बोलकर लिखाया था, केवल हेडिंग चेंज कर लो। उत्प्रेक्षा अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा अभी मत लिखो, अधिकार परीक्षा लिख लो। ये अधिकार परीक्षा था, मेरे दिमाग में चल रहा था अधिकार परीक्षा क्यों वारंटो, और वो उत्प्रेक्षा और इसमें हो गया। हेडिंग अकेला चेंज करना है, जो भी समझ आए ना उसे वैसे ही रहने देना। केवल ये किसके बारे में थी चीजें? अधिकार परीक्षा के बारे में। तो मैंने क्या लिखाया था इसमें? टाइटल क्या लिखाया है? सूचना देना। पहला पॉइंट क्या है? हाँ, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो, मिक्स हो गया। लिखा आपने सही है। क्या होता है अधिकार परीक्षा का मतलब? ये होता है, बड़े ध्यान समझना, कि किसी व्यक्ति ने किसी भी अधिकारी के ऑफिस में अपना मामला दर्ज किया, कोई सूचना मांगी या कोई काम किया, ठीक है, कि इस काम को करना है, और वह अधिकारी उस व्यक्ति का काम नहीं कर रहा है, बहुत दिन से टाल रहा है, तो वह व्यक्ति या उसका कोई भी संबंधी दोस्त न्यायालय में इसकी अपील दायर कर सकता है कि मेरा काम निश्चित समय पर नहीं हो रहा है, जबकि जिस अधिकारी को मैंने ये काम सौंपा है उसको वह कर देना चाहिए। तो न्यायालय उस अधिकारी को कहता है कि आपने अब तक अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्य को पूरा क्यों नहीं किया है। यह होता है अधिकार परीक्षा। यहां तक क्लियर हो गई? अब हेडिंग डाल लो उत्प्रेक्षा। बाकी 4 रटाओं में जो हमने बात कही है ना, वो भी सेम है कि अधिकार परीक्षा इट मींस क्यों वारंटो में कोई भी पर्सन केस फाइल कर सकता है, जरूर नहीं कि वह विक्टिम ही हो। क्लियर? अब बात करते हैं सर्सियोररी की, तो इसमें लिख लेना सर्सियोररी में कि जब भी कोई प्राधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम करता है तो न्यायालय उसको ट्रांसफर कर देता है। लिख लो इसे। ठीक है, इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी कर सकता है। स्थानांतरण को सीधे या पत्र द्वारा जारी कर सकता है। By this, Supreme Court can transfer the case by any subordinate court to any other court. ठीक है, किसी कोर्ट द्वारा अपनी ज्यूरिडिक्शन में आने वाले केस से ऊपर यदि कोई केस लिया जाता है तो वर्डन बढ़ता है और वह उसकी ज्यूरिडिक्शन में भी नहीं आ रहा है तो उच्चतम न्यायालय फिर उसमें दायर होता है और उसको ट्रांसफर कराता है। ठीक है, या सुप्रीम हाई कोर्ट तक उसे पहुंचाता है। खास तौर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाते नहीं है, हाई कोर्ट ही इसे सॉल्व करता है और हाई कोर्ट ही इशू रिट ज्यादा करता है, क्योंकि देखो जो अधिकार अनुच्छेद 32 में माननीय सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, यह अधिकार आर्टिकल 226 में दिया गया है हाई कोर्ट को। क्लियर हो गई बात? तो सेम अधिकार सेम राइट किसको दिया गया है आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को, और हाई कोर्ट को किस आर्टिकल में दिया गया है? तो दोनों में। लेकिन यहाँ पर रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की ज्यादा होगी या सुप्रीम कोर्ट की? हाई कोर्ट की पावर ज्यादा होती है। क्यों? समझना, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट ओनली ऑन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का जो केस होता है या मौलिक अधिकारों से संबंधित जो केस होता है, केवल उसी केस में यह रिट जारी कर सकता है।
बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स और अदर राइट्स, जितने भी प्रकार के अधिकार होते हैं उनसे संबंधित मामलों में रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी क्या होती है? इंडिया पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट की टेरिटरी है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल इंडियन टेरिटरी के अंदर ही रिट जारी कर सकता है, हाँ या ना। लेकिन हाई कोर्ट की टेरिटरी एक स्टेट है, तो स्टेट के बाहर की टेरिटरी के केसेस को लेकर भी हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्लियर हो गई बात? सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करना ही पड़ेगा, आर्टिकल 32 का यूज करने से मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन। यह व्यक्तियों का मौलिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट इससे डिनाई नहीं कर सकता। बट हाई कोर्ट कैन डिनाई इट, हाई कोर्ट रिट जारी करने से मना भी कर सकता है, क्योंकि 226 फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है। तो शक्ति किसकी ज्यादा हुई? फिर से दोहरा देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट से रिलेटेड केसेस में ही रिट इशू कर सकता है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट से रिलेटेड व अदर जो राइट्स हैं उनसे रिलेटेड मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। और यहाँ पर जो टेरिटरी है इंडियन टेरिटरी, सुप्रीम कोर्ट उसी के अंदर रिट जारी कर सकेगा, लेकिन हाई कोर्ट जो है उसके बाहर भी, अपने स्टेट टेरिटरी के बाहर भी रिट जारी कर सकता है उससे रिलेटेड मामलों में। सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता रिट जारी करने से, उसे करना ही पड़ेगा, बट हाई कोर्ट इसके लेकर मना कर सकता है। क्लियर होगी बात? अब यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लो, आपका आर्टिकल 32 कंप्लीट हो गया। जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलो, तो ये सर्टिफिकेट भी हो गया। सर्टिफिकेट में ये पॉइंट याद रख लेना कि यह निजी व्यक्तियों या इकाइयों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। इट कांट बी इशू अगेंस्ट द प्राइवेट पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। यह भी उसकी तरफ प्रतिषेध की तरह निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। रिट थोड़े से क्या है, जब आप पढ़ते हो ना तो पढ़ते समय आपको लगेंगे कि बहुत ईजी है, यकीन मानो। पढ़ोगे ना, आप ऐसे पढ़ रहे हो, किताब या नोट सामने खुले, आपने पढ़ लिया, आपको लगेगा बहुत ईजी है। जब आपसे 5 दिन बाद रिट पूछूंगा मैं ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि बस रिट शब्द सुना है। ये 5 नाम याद रखने में दिक्कत होगी, और दूसरी दिक्कत होगी किस रिट के अंदर क्या लिखा है। इतना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो होता है स्टूडेंट्स को अभी तक मैंने देखा है वो रिट्स में ही होता है। ठीक है, तो शब्दों में हम उलझ जाते हैं, मेरे साथ भी कई बार ये हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? अब बात करते हैं आर्टिकल 33 की। फंडामेंटल राइट्स के अंतिम चरण में है हम दोस्तों। आर्टिकल 33 क्या कहता है, तो बड़े ध्यान से समझना। देखो, पैरा फोर्सेस होती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस का मतलब जो अर्धसैनिक बल होते हैं ना, और हमारी मिलिट्री होती है, सेनाएं होती हैं, तीनों सेनाएं, हाँ या ना, और पुलिस फोर्स जो होती है। तो इन फोर्सेस को फंडामेंटल राइट्स पूरे के पूरे दिए जाने चाहिए या नहीं? जैसे युद्ध चल रहा है, भारत से किसी पड़ोसी देश का या किसी भी कंट्री का युद्ध चल रहा है ना, सैनिक सारे युद्ध करने से मना कर दें, कहेंगे युद्ध करेंगे तो जान का खतरा है, जान चली गई तो आर्टिकल 21 का वायलेशन हो जाएगा, हाँ या ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या युद्ध किया जा सकता है? सैनिक, कोई सैनिक बहुत बड़े अधिकारी के पद पर कोई व्यक्ति मौजूद है, मेजर है सेना में, उसे सेना की इंटरनल चीज़ें पता है, वो कहेगा आई हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, कितना गोला बारूद बचा है और हमारा क्या भविष्य का प्लान है, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, क्यों? मेरी बोलने की आज़ादी है। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है जब स्टेट चाहे, है ना। एज अ सिटीजन इनको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, लेकिन कब तक? जब तक स्टेट चाहे। जैसे ही ऐसा कोई लगता है, ऐसा कोई प्रोविज़न होता है, तो इनके फंडामेंटल राइट्स को जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। क्लियर हो गई बात? और क्यों है ये, क्या ये ज़रूरी है या नहीं? ज़रूरी भी है ना। तो कुछ चीज़ों में एक्सेप्शन होते हैं, ऐसे इसका सिस्टम है। आर्टिकल 34 पर आ जाते हैं, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं है 34, 35 से, लेकिन समझ लो। आर्टिकल 34 एक सीधी सी बात कहता है कि जहाँ पर भी मार्शल लॉ लगता है, कौन सा टर्म है, संविधान में नहीं लिखा है मार्शल लॉ, लेकिन भाषा वही है, मार्शल लॉ लगता है ना, तो जिस एरिया में, इस एरिया में मार्शल लॉ लगा, जिसे हम कहते हैं सैन्य शासन, मिलिट्री रूल, यदि यहाँ पर सैन्य शासन लग गया तो जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल प्रशासन होता है, फिर शासन वो नहीं करता, कौन करता है?
सेना करती है, तो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडेड ओवर आर्मी, आर्मी को हैंड ओवर कर दिया जाता है और आर्मी फिर यहाँ पर अपनी अपनी बंदूकें लेकर खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में आर्मी रूल लगता है, मिलिट्री रूल लगता है, वहाँ के पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया जा सकता है। अभी मणिपुर में बहुत हिंसा घटी है ना, तो कुछ कुछ एरियाज में वहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल इम्पोज किया गया। तो फंडामेंटल राइट्स कैसे टर्मिनेट हुए? जनता को घरों से निकलने के लिए मना कर दिया गया, नेट बंद कर दिया। ठीक है, जनता से कहा गया यदि ग्रुप में लोग दिखेंगे तो शूट एंड साइट का मामला था कि 3 लोग भी यदि इकट्ठे कहीं दिख गए या 2 लोग, ऐसा रहता है उसका जो नियम बना दिया जाए कि 2 लोग भी यदि इकट्ठे कहीं बात करते दिख गए तो शूट एंड साइट का सीधा ऑर्डर रहता है। और आर्मी वालों से वैसे ही डरते हैं, कितने सारे लोकल जो नागरिक रहते हैं वो मारे जाते हैं ऐसे जरूर। मणिपुर में ये घटना हमें आमतौर पर देखने को मिलती है, क्योंकि मणिपुर भारत का वह स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अभी तक राष्ट्रपति शासन लगा है या मिलिट्री रूल लगा है। जम्मू कश्मीर में भी नहीं लगा इतना, मध्य प्रदेश में केवल 3 बार लगा है ना, जम्मू कश्मीर में 7 से 8 बार लगा होगा, लेकिन मणिपुर में कम से कम 12 से 13 बार लग चुका है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लगा है अभी तक मणिपुर में। इस डेट क्लियर? चलो, तो आर्टिकल 34 समझ में आ गया क्या? इतना फैक्ट लिख लेना, दिमाग में रहेगा। आर्टिकल 35 एक कॉमन सी बात कहता है। आर्टिकल 35 कहता है कि पार्ट 3 में जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन जिन लॉज की ज़रूरत पड़ेगी या किसी एक्ट की या नियम की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सब नियम कानून बना नहीं सकती, हम किसे देते हैं? पार्लियामेंट को। इट मीन्स पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिलेटेड लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट को या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, स्टेट लेजिस्लेचर को यह राइट नहीं दिया गया है। तो राज्य विधानमंडल मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का ना तो संशोधन कर सकता है और ना ही कुछ चीज़ें उसमें परिवर्तित करके जोड़ सकता है। केवल संसद, केंद्रीय संसद के पास यह शक्ति है कि वह पार्ट 3 में जो भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उनके इम्प्लीमेंट करने के लिए जिन जिन नियमों की आवश्यकता होगी, जैसे आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन किया गया है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता, तो उससे रिलेटेड नियम बनाए गए। 1955 में बनाया गया, 1989 में SC/ST एक्ट बनाया गया, इसी से रिलेटेड है ये चीज़ें, है ना। आर्टिकल 15-16 में जो बातें कही हैं उनके एक्सेप्शन के लिए गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट भी किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे नियम बनाए हैं, हाँ या ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। संसद इन सब में अमेंडमेंट कर सकती है। पार्लियामेंट हैव द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स। केवल संसद के पास यह शक्ति होती है कि वह मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सके। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई डाउट? ये आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पाकिस्तान का मार्शल लॉ अलग सिस्टम है। मार्शल लॉ मतलब वहाँ पर पूरे देश में तख्ता पलट होता है, वहाँ पर सेना के हाथ में शासन, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। हमारे यहाँ राष्ट्रपति के आदेश से किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लगता है। तो पाकिस्तान का मार्शल लॉ अलग है। जैसे अभी अफगानिस्तान में, हाँ, वो मार्शल लॉ अलग है। वो मार्शल लॉ वो सैन्य शासन होता है, उसे हम कहते हैं तख्ता पलट करना सेना द्वारा। ठीक है, ये तख्ता पलट थोड़ी है। तख्ता पलट मतलब सेना ने राजा को हटाया और खुद शासन करने लगी। क्लियर? ये पाकिस्तान में आम बात है। अभी अफ्रीकन कंट्रीज में भी हुआ था ना, किसी में, युगांडा वगैरह में, रवांडा, कौन सी में, किसी अफ्रीकन कंट्री, मुझे नाम याद, एक तो अफ्रीकन कंट्रीज के नाम बड़े अजीब होते हैं, वहाँ भी अभी तख्ता पलट हुआ है, सैन्य तख्ता पलट कहते हैं। आपको पता है कल अर्थात 19 सितंबर को नई संसद में पहली बैठक हुई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या रखना है? फैक्ट याद रखना है कि नई संसद में पहली बैठक कब हुई। और 17 सितंबर 2023 को अर्थात मंडे को पुरानी संसद में लास्ट मीटिंग हुई है। ओल्ड पार्लियामेंट की जो लास्ट मीटिंग थी उसको PM मोदी ने उसमें अभिभाषण दिया था, और नई संसद में जो ध्वज फहराने का काम किया था वो उपराष्ट्रपति ने किया था, धनखड़ जी ने। क्लियर हो गई बात? पुरानी संसद में अंतिम बैठक, अंतिम अभिभाषण किस दिन हुआ? सोमवार के दिन हुआ।
और नई संसद में प्रथम अभिभाषण कब हुआ? कल हुआ 19 सितंबर 2023 को, अर्थात गणेश चतुर्थी के दिन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? क्या हो गया? हाँ नहीं, मैंने कल उस पर ग्रुप पे डाला भी था, BBC की न्यूज़ का है, उसे देख लेना। क्लियर है? चलो। हाँ क्या था? संडे था? अच्छा, तो फिर यहाँ पर 18 होगा, मंडे को हुआ है, सोमवार को। इतने डर क्यों रहे हो? तो बोल दो ना। लिख लिया? सोमवार याद रखना, और डेट एक बार कंफर्म 18 होगी। ठीक है, आज 20 है ना आज? हाँ, तो आज बुधवार। ठीक, ये दो फैक्ट इसलिए क्योंकि आ सकते हैं, ये करंट अफेयर्स का मुद्दा है। और नई संसद के बारे में और पुरानी संसद के बारे में पढ़ लेना। ओल्ड पार्लियामेंट का जो स्ट्रक्चर है वो कहाँ से लिया गया था आपको पता है? किस मंदिर से? ऐसा माना जाता है। UPSC ने प्री 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा था, उस पर मैंने एक रील भी बनाई है इंस्टा पर। मातावाली का 64 योगिनी मंदिर है मुरैना में, और इस मंदिर की डिजाइन ली गई है विदिशा के, इस नई पार्लियामेंट की डिजाइन ली गई है विदिशा के एक मंदिर से। करा दूंगा उसमें जो भी रिलेटेबल फैक्ट होंगे। फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट है, सारे के सारे आर्टिकल याद कर लेंगे, सब आर्टिकल याद कर लेंगे, जो फैक्ट बताए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और एक बार कोशिश करो कि वेयर एक्ट की बुक पढ़ लो। वेयर एक्ट क्या होता है? ओरिजिनल बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 1 घंटे का समय लगेगा, आप वो वेयर एक्ट पढ़ लोगे। अंदर से मत पढ़ना, हेडिंग पूरी 2-2, 3-3 लाइन अच्छे से पढ़ लेना, और उन शब्दों को नोट कर लेना कि स्पेशल टर्म क्या लिखा है। जैसे कि 2021 का प्री था, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि अनुच्छेद 24 में आर्टिकल 25 में चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को क्या किया गया है? वहां पर शब्द था निषेध, पूर्ण निषेध, आंतरिक निषेध, यहाँ रोका गया है। तो शब्द था क्या? पूर्ण निषेध। अनुच्छेद 108 में जो संयुक्त बैठक होती है, अभी का क्वेश्चन था, 108 में जो संयुक्त बैठक होती है, डेट इज कॉल्ड जॉइंट सिटिंग, ये राष्ट्रपति के आशय से होती है, इच्छा से होती है, आज्ञा से होती है, कुछ ऐसे उसमें 4 विकल्प थे। तो उसमें था टर्म राष्ट्रपति के इंटेंशन से था, इंटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति के आशय से संयुक्त बैठक होती है ना। अनुच्छेद 123 में लिखा है कि संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द क्या बोलते हैं उसको, सेशन ऑफ रहता है ना, तो उस सेशन के बीच में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। आर्टिकल 123 ये कहता है। तो वेयर एक्ट की आपको बुक मिलेगी, आप डायरेक्ट डालो गूगल पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहली वेबसाइट आएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पर जाओगे, कई भाषाओं में संविधान रहेगा, तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, वेयर एक्ट डाउनलोड कर लो, हेडिंग पढ़ लेना, 1 घंटे में हो जाएगा, जो पॉइंट लगे वो नोट डाउन कर लेना। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज DPSP। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, भाग 4 पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 35 से लेकर इनको हम पढ़ेंगे दोस्तों आर्टिकल 51 तक। तो पहला मुद्दा तो ये उठता है कि आखिर DPSP है क्या। तो DPSP है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक, यहां पर कुछ लोग निर्देशक लिख देते हैं, तो राज्य के नीति निदेशक आएगा। निर्देश होता है आज्ञात्मक, निर्देश होता है दिशात्मक। डायरेक्टिव मतलब दिशा दिखाई गई, आज्ञा नहीं दी गई। तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों की बात यहाँ पर हम करेंगे। मैंने आपको बताया था कि JB कृपलानी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फंडामेंटल राइट्स को प्रेजेंट किया था, जो कि पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को फिर बाद में 2 भागों में बांटा गया। किसके कहने पर? VN राव के कहने पर। पहले फंडामेंटल राइट्स जोड़े गए जिनको कहा गया जस्टिसेबल,
पहला पार्ट था जस्टिसेबल और दूसरा पार्ट था नॉन जस्टिसेबल। तो जस्टिसेबल पार्ट में रखे गए फंडामेंटल राइट्स और नॉन जस्टिसेबल पार्ट्स में रखे गए डीपीएसपी। जस्टिसेबल को हम क्या कहते हैं? बाध योग्य। क्या कहते हैं? बाध योग्य, मतलब जो पूरा ना होने पर आप सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकते हो। और नॉन जस्टिसेबल मतलब अबाध योग्य। इट मीन्स कि फंडामेंटल ये जो डीपीएसपी में जो बातें लिखी हैं, यदि सरकार इनको पूरा नहीं भी कर पा रही है तो सरकार की कर्तव्य मात्र हैं, आपके अधिकार नहीं है उस तरीके के, तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ेंगे वैसे वैसे राज्य इनको पूरा कर लेगा। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये किस देश से लिए हैं, तो सबको पता है डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं, और आयरलैंड के संविधान से हमने इनको अडॉप्ट किया है। लेकिन अगला क्वेश्चन ये है कि आयरलैंड के संविधान में ये कहाँ से आए थे? हाँ, स्पेन से। तो हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से और आयरलैंड ने लिया था स्पेन से, तो हमने डायरेक्ट स्पेन से क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि स्पेन से आयरलैंड ने लेकर हुबहू कॉपी तो किया नहीं होगा, अपने हिसाब से उसे मॉडरेट किया होगा, आया ना। और हमने भी एज इट इज आयरलैंड का कॉपी नहीं किया होगा। हमें आयरलैंड ने जो मॉडरेट करके जो अपडेट करके कंसेप्ट लाया, हमें वो पसंद आया और उसको फिर हमने उतार लिया अपने संविधान में और अपने हिसाब से अपने सोसाइटी की डिमांड के अकॉर्डिंग उसे अपडेट कर लिया, चेंजेस कर लिए उसमें। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर? अब देखो डीपीएसपी जो है दोस्तों, एक व्यक्ति है ग्रैनवेल ऑस्टिन, जिन्होंने बुक लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ग्रैनवेल ऑस्टिन ने इन्होंने मिला जुला कर ये मान लो आप कि एक तो डीपीएसपी और प्लस फंडामेंटल राइट्स। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो आपका उत्तर होगा आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है कि डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था, या ग्रैनवेल ऑस्टिन के अकॉर्डिंग संविधान की आत्मा क्या है, देन योर आंसर इज डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलिए अब यहां पर आप पॉइंट याद रखना। एक नंबर एक चीज, डीपीएसपी जो है ना, इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इनको हम बांट कर चलते हैं। पहली चीज तो ये कि कुछ डीपीएसपी जो हैं वो गांधीयन फिलोसॉफी पर बेस्ड हैं। सम डीपीएसपीज आर बेस्ड ऑन गांधीयन फिलोसॉफी, तो गांधीवादी दर्शन पर। एंड सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसफी, उदार बौद्धिक सिद्धांत पर। लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफी पर अर्थात उदार बौद्धिक सिद्धांत पर आधारित है। सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन समाजवादी, सोशियोलॉजिक जो होता है समाजवादी, मतलब एक तो होता है पूंजीवादी और एक होता है समाजवादी। पूंजीवादी का मतलब होता है कैपिटलिस्टिक मार्केट, समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्टिक मार्केट के बेस पर, इकोनॉमी के आधार पर इनको समझते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझेंगे। समाजवाद एक्चुअल में है क्या, इसको यदि हम समझना चाहें तो समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई अपने सिर पर अपने हिसाब से घुमा सकता है। मतलब समाजवाद की आज तक कोई भी एक प्रॉपर डेफिनेशन तैयार नहीं हो पाई। हर किसी ने अपने ऊँट के मुंह में जीरे जैसे जो भी आया वो बोल दिया। क्लियर हो गई बात? समाजवाद एक प्रकार से एक विचारधारा है जो जनता के हित में काम करने पर बल देती है। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक समाजवाद, आर्थिक समाजवाद, राजनीतिक समाजवाद, इन सब की बात होती है, तो इसको हम क्लियर करेंगे। हालांकि तो गांधीयन फिलोसॉफी
लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसफी और सोशलिस्टिक फिलोसफी पर बेस्ड है। अलग अलग आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से आर्टिकल्स, पहले हम केवल पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक पूरे आर्टिकल पढ़ेंगे। फिर उनमें मैं आपको कैटेगरी बनवा दूंगा कि इनमें कौन सा गांधीवादी विचार है, मतलब किसको पढ़ने से लगता है कि ये गांधी जी के विचारों पर आधारित है ना, ऐसे क्वेश्चन बनने की भी पॉसिबिलिटी। एक चीज और क्या याद रखेंगे, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव या मोरल ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डीपीएसपी का जो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कैसे राज्य की, लोक कल्याणकारी। अब लोक कल्याणकारी एक्चुअल में होता क्या है, डेट इज कॉल्ड वेलफेयर स्टेट। क्या कहते हैं, वेलफेयर स्टेट। तो डीपीएसपी का डायरेक्ट एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डीपीएसपीज आर बेस्ड ऑन पब्लिक वेलफेयर पॉलिसी, वेलफेयर स्टेट पॉलिसी। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि ऐसा राज्य जो जनता की भलाई में काम करता है, जनता के कोई भी दायित्व नहीं बताता है लेकिन राज्य के जनता के प्रति दायित्व बताता है। इसका सीधा सा उद्देश्य ये होता है कि यह जनता को मानता है साध्य, क्या मानता है, साध्य, और राज्य को मानता है साधन। इट मीन्स स्टेट इज अ मीन्स, स्टेट इज मीन्स एंड सिटीजन इज गोल्स। तो जनता राज्य की सेवा के लिए नहीं बनी है, जनता की सेवा के लिए राज्य बना है। जनता पहले आई या राज्य आया, जनता पहले आई, जनता ने राज्य का निर्माण किया या राज्य ने जनता का निर्माण किया है। तो राज्य जनता की सेवा करेगा या जनता राज्य की करेगी। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जनता राजा की सेवा करती है, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाहियत। खासतौर से साम्यवादी देशों में भी लगभग ऐसा होता है, थोपी जाती हैं जनता पर चीजें। हमारे यहाँ अभी तक की लगभग पिछले 30-40 सालों में सबसे बड़ी बहुमत की सरकार बनी, और वह सरकार 140 करोड़ जनता के ऊपर, जिसमें से केवल 60% किसान होंगे, 60% लगे हैं उस रोजगार से, एग्रीकल्चर रोजगार से, 30-35% किसान होंगे। उनके विरोध के आगे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की सरकार घुटने टेक देती है और कृषि के जो बिल था, कृषि कानून, उनको वापस ले लेती है। यदि डिक्टेटरशिप होती तो किसान सड़कों पर लेट पाते क्या, नहीं ना। तो जनता के हित में ही हमें काम करना है और उसी के ही प्रयासों से आगे बढ़ना है। प्रॉपर आवाज आ रही है, एप्लीकेशन पर चेक किया क्या, ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ग्लिच वगैरह, ठीक है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिख लो, ये चीजें ना फैक्चुअल वे में ही पूछ लेगा पीएससी। हाँ, कैमरे निकल गए, खींच लो फोटो। यूट्यूब पर जब डलता है ये, अभी जो चीजें वहां से आकर रिवाइज कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो क्या क्या पॉइंट याद रखोगे रिवाइज, सबके मोबाइल निकल गए, जल्दी खींचो फोटो। सबके मोबाइल में पैसे मिलते हैं, ये मोबाइल ही गुल्लक है आपका, है ना, आपातकाल के लिए। जब देश में अनुच्छेद 352 लागू होगा तो हम अपने मोबाइल का कवर निकालेंगे और उन पैसों से अपना गुजारा करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान रखना है। डीपीएसपी में देखो, गांधीवादी फिलॉसफी अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। आजकल क्या होता है ना, सुबह सुबह हम उठते हैं भारत देश के युवा और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में प्रवेश करते हैं, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो उनको ज्ञान प्राप्त होता है उस आधार पर वो नेहरू को और गांधी को गालियां देते हैं, ठीक है। अरे पूर्वज थे हमारे, जो कर गए उनका धन्यवाद, अब हमें कुछ करना है इस देश के लिए। देश हमें क्या दे रहा है, इस बात का कोई हमें ज्यादा भी दुख नहीं होना चाहिए, आजकल बहुत ज्यादा सुख नहीं होना चाहिए। हम देश को क्या दे सकते हैं, ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप सिविल सेवक हो या उसकी तैयारी कर रहे हो एज अ पीएससी एस्पिरेंट, तो आपको अपनी मेंटेलिटी को बदलना होगा। इस देश में जिस व्यक्ति को सबसे कम पढ़ा गया है उसको सबसे ज्यादा गालियां दी गई। गांधी को, नेहरू जी को, ओशो को, इनको लोग सबसे ज्यादा गालियां देते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको पढ़ा ही नहीं गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हमें जो ज्ञान मिला है वो हमारे लिए जहर है। तो आपको किताबों में उलझना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि ये किताबों से इश्क करने की आखिरी सदी है, किताबें अब खत्म होने वाली हैं, सब कुछ स्क्रीन पर आपको मिलेंगी आगे वाली चीज़ें। तो आप बहुत खुशनसीब पीढ़ी हो कि आपको किताबों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है, तो इस पीढ़ी होने का गर्व भी करो और इसका फ़ायदा भी उठाओ, है ना। आ जाओ मुद्दे पर। कोई भी चीज़ यहाँ पर फैक्ट आपको दिक्कत दे रहा है क्या? सारी चीज़ें क्लियर हैं। रिवीजन, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 संविधान, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35 to 51, यहाँ तक हमें चीज़ें मिलती हैं। DPSP इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से लिया गया था स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लियर? यहाँ पर JB कृपलानी ने 2 टाइप के फंडामेंटल राइट्स को प्रेजेंट किया था, मतलब मैं आप ऐसे कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरे अधिकारों की लिस्ट बनाई, उन अधिकारों को BN राव के कहने पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज जस्टिसेबल एंड सेकंड पार्ट इज नॉन जस्टिसेबल। जस्टिसेबल पार्ट को कहा गया फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, जिन पर हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। नॉन जस्टिसेबल पार्ट को कहा गया DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अर्थात इस पर ये राज्य के विवेक पर निर्भर है कि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे वह उनको जारी करेगा। इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है DPSP को। DPSP आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज गांधीयन फिलोसॉफी बेस्ड, सेकंड सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफी एंड सम ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सोशलिस्टिक फिलोसॉफी। गांधीवादी दर्शन, उदार बौद्धिक सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। तो कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इन तीनों पर आधारित हैं, वो मैं पूरा पढ़ाने के बाद इनको बताऊंगा। ग्रैनविल ऑस्टिन ने DPSP और फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोक कल्याणकारी राज्य इसका मौलिक उद्देश्य है DPSP का, और यहाँ पर वेलफेयर स्टेट की स्थापना करता है, जहाँ पर जनता को साध्य अर्थात गोल माना जाता है, गोल्स माना जाता है, और स्टेट अपने आप में साधन होता है अर्थात मीन्स होता है। पिक्चर क्लियर? अब आर्टिकल पर आएंगे, इसको लिख लो, जहाँ जहाँ से रह गया वो बता दो। हो गया? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पहला आर्टिकल, आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य जनता को यह अधिकार देगा जैसे जैसे संसाधन बढ़ेंगे। तो पहली चीज वही होगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा क्या है। तो आर्टिकल 36 कहता है कि राज्य की परिभाषा वही है जो आर्टिकल 12 में है। साफ शब्दों में लिखा है कि राज्य की वही परिभाषा समझी जाएगी जो आर्टिकल 12 में, और आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के चैप्टर में है, उसमें स्टेट की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, कौन कौन से सम्मेलन बताए थे जिनके द्वारा राज्य की परिभाषा अस्तित्व में आती है, कौन कौन से? मॉन्टेविडियो और वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया कब हुआ था? 1933। और मॉन्टेविडियो सॉरी वेस्टफेलिया कब हुआ? 1648। और मॉन्टेविडियो 1933। ऊपर नीचे नहीं कर रहे हो डेट? पहले वेस्टफेलिया हुआ 1648 में, फिर मॉन्टेविडियो होता है 1933 में। इन दोनों कन्वेंशन से डेफिनेशन ऑफ स्टेट निकल कर आती है, जिसके 4 तत्व बताए थे। कौन कौन से? भू क्षेत्र होना चाहिए, जनता के ऊपर शासन करने के लिए सरकार, और सरकार होनी चाहिए सॉवरेन, इट मींस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो उसे हम कह सकते हैं कि यह राज्य है। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा रिवीजन करते जाओ, बिना रिवीजन के पास नहीं होने वाले हो। जितना रिवीजन उतने सफल होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। हो गई बात क्लियर? आर्टिकल 36 क्लियर हो गया? तो आर्टिकल 36 क्या है लिख लेना वहां पर, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है और लिखा गया है कि राज्य की वही परिभाषा होगी जो आर्टिकल 12 में है। ठीक है, लिख लो इसको। लिख लिया? अब आर्टिकल 37, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 37 कहता है कि DPSP आर द
बेसिक प्रिंसिपल और पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मतलब शासन की नीति का मूल आधार है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये बात क्लियर हो गई। तो शासन की नीति का मूल आधार माने जाएंगे नीति निर्देशक तत्व। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि डीपीएसपी से किसी प्रकार के मौलिक अधिकार नहीं पनपते हैं जिनको लागू ना करने पर जनता न्यायालय की शरण ले सके। मतलब आर्टिकल 37 में ही क्या लिखा है कि यह नॉन जस्टिसेबल हैं, अबाध योग्य हैं। तो शॉर्ट में याद रख लेना, अबाध योग्य। और क्या बताया है, शासन सरकार की नीति का मूल आधार। बेसिस ऑफ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो सरकार डीपीएसपी को लागू करेगी वह लोक कल्याणकारी सरकार कहलाएगी और जनता के सामने वह प्रत्युत्तरित रहेगी। ठीक है, कोई यहाँ पर दिक्कत है? नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलिए, आप लोगों के लिए फरमान जारी हो चुका है। अभी क्लास में पढ़ दूंगा ऐसे, है ना? चलो, चिंता वाली बात नहीं है, निश्चिंत रहो, आपकी मौज मस्ती के लिए ये सब चीज़ें। आर्टिकल 37, अब हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 38। यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाना, जो कि आप हमेशा ही रहते हो, आवाज़ निकलती नहीं है क्लास में, सीरियस ही रहोगे ना। 36, 37 कंप्लीट। पुखराज, तुम्हारे इतने नाम बदलूंगा ना मैं, तुम खुद अपना ओरिजिनल नाम भूल जाओगे। मेरा नाम क्या है? तेरे नाम के सलमान खान बना के छोड़ूंगा। ठीक है, आर्टिकल 38, यहां से चीजें ऐसी पनपती हैं कि देखो, इसमें लिखा गया है कि राज्य, इसमें सब आर्टिकल्स हैं। सब आर्टिकल्स में डीपीएसपी में बहुत ज्यादा सब आर्टिकल्स नहीं देखने हमें, क्योंकि डीपीएसपी में क्वेश्चन ऊपर ऊपर पूछेगा आयोग। तो यहाँ पर सब आर्टिकल्स में नहीं जाना है। भले ही सब आर्टिकल्स में लिखा क्या है वो आप तक डिलीवर कर रहा हूँ मैं, लेकिन सब आर्टिकल्स नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बर्डन बढ़ जाएगा। पहली चीज, कुछ ऐसे हैं जो अमेंडमेंट के थ्रू जोड़े गए हैं, 39 है, 43 है, 48 है, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डायरेक्ट यही पूछ लेगा ये आर्टिकल किस अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो प्रॉपर कवर अप करेंगे, लेकिन भाषा पूरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 38 में पूरे तरीके से ओवरऑल ये कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि राज्य के संसाधनों का पूरा उपयोग जनता की भलाई के लिए हो सके। क्लियर? और किसी भी एक वर्ग के हाथ में धन का केंद्रीकरण ना हो। क्या ना हो? धन का केंद्रीयकरण ना हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ सोर्सेस, संसाधनों व धन का केंद्रीयकरण ना हो। अब यूपीएससी ने 2020 में यहां से एक क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन था? कि समाज के, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि समाज के किसी एक वर्ग के पास पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है और दूसरा वर्ग गरीब होता जाता है, तो यह भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान का उल्लंघन करेगा? नंबर 1 मौलिक अधिकार, नंबर 2 डीपीएसपी, नंबर 3 मौलिक कर्तव्य, या नंबर 4 शायद उसमें था, चौथा तो याद नहीं आ रहा, मेरी भी प्रीएम्बल, प्रस्तावना। क्लियर? तो ये था प्रावधान। अधिकतर लोगों को लगा कि संपत्ति का अधिकार 19F में था, 31 में, तो मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन करेगा। लेकिन 38 जो है आर्टिकल, उसमें जो प्रोविजन बी और सी है, वहां पर स्पष्ट ये लिखा है कि धन का केंद्रीयकरण नहीं करेगा। ठीक है, या संसाधनों का केंद्रीयकरण किसी एक व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगा। क्लियर? तो किसका उल्लंघन होगा? उसका आंसर क्या होता? डीपीएसपी होता ना। ये आप बता पा रहे हो क्योंकि मैंने जस्ट अभी बताया आपको। ठीक है, तो होशियार मत समझना, आप लोग हैं भी नहीं, है मतलब, माफी चाहता हूँ। सेंट्रलाइजेशन ऑफ सोर्सेस, तो धन का केंद्रीकरण, ये टर्म डाल लो और इसको घुमा फिरा कर जैसे ही पूछे उसका याद रखना।
क्लियर हो गई बात? ठीक, ऑनलाइन प्रॉपर जा रहा है ना, लिंक वगैरह शेयर कर दिया। उस चलिए यहाँ तक क्लियर है चीजें, सेंट्रलाइजेशन ऑफ सोर्सेज। और इसमें एक चीज और लिख लेना, वेलफेयर स्टेट। तो कल्याणकारी राज्य की भाषा भी आपको ये शब्द कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 38 में। वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य, केवल उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम जो प्री के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 38 में कौन कौन से कंसेप्ट हमें क्लियर हो रहे हैं कि एक तो स्टेट ऐसे प्रावधान करेगा कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी ना हो, है ना, और वेलफेयर स्टेट हो, कल्याणकारी राज्य हो। तो ये दो शब्द रख लेना कि आर्टिकल 38 में ये व्यवस्था की गई है, ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आर्टिकल 38 ही निदेशक तत्वों का मूल मंत्र कहा जाता है, मर्म कहा जाता है। सारा का सारा सार इसी आर्टिकल में निहित है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ DPSP। क्लियर? अब यहां से हम थोड़ा और कंसेप्चुअल होते जाएंगे जैसे जैसे आर्टिकल आगे जाएंगे। इसे लिख लो और हेडिंग डाल लो आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, ठीक है। 39 में सब आर्टिकल्स बहुत हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सब आर्टिकल्स हैं। तो सब आर्टिकल्स में यहाँ पर नहीं उलझना है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से करना है। केवल बेसिक टर्म लिखो। बेसिक टर्म यहाँ से क्या क्या निकलते हैं? पहला ये टर्म निकलता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, स्टेट शुड इम्प्लीमेंट सच टाइप ऑफ प्रोविजंस और एक्ट्स और लॉज कि यहाँ पर मेल और फीमेल, स्त्री और पुरुष दोनों को इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। स्त्री व पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इक्वल सैलरी फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, या इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये आप याद रखना, तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है इसे। क्लियर हो गई यहां पर बात? अब यहां पर एक पॉइंट और ऐड करना है हमें कि ये जो आर्टिकल 39 है ये बात करता है निःशुल्क विधिक सहायता की, फ्री लीगल सर्विस की। ठीक है, तो इसमें कुछ एक्ट वगैरह हम लिख लेते हैं आर्टिकल 39 में। चलो लिखो। अगला प्रोविजन क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। नलसा सलसा दलसा सुना है आप लोगों ने? सुना तो है। क्या होता है फुल फॉर्म? फ्री लीगल सर्विस। ठीक है, आर्टिकल 39 ए में है ये पॉइंट बेसिकली, चाहो तो वो भी लिख सकते हो, 39 काम है फ्री लीगल सर्विस। अब यहाँ पर बात कही गई थी 1950 में कि भाई राज्य जो है सभी जनता को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। लेकिन जैसे जैसे जनता के पास अधिकार आते, मतलब जैसे जैसे राज्य के पास सोर्सेज बढ़ते गए तो राज्य इंप्लीमेंट करेगा। तो राज्य ने इंप्लीमेंट कब किया? राज्य लेकर आया नलसा एक्ट 1986 में, जो कि 87 से लागू होता है। नलसा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। और इसी के लिए स्टेट में बनाया गया है सलसा, मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और राज्यों में होता है दलसा, जैसे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। ऐसे एक टर्म और आपने सुना होगा शायद, नदमा, सदमा और ददमा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्लियर? नेशनल लेवल पर PM उसका हेड होता है, स्टेट लेवल पर CM होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर इसका हेड होता है। तो फिलहाल तो इस पर नजर डालो,
नलसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 1986 में बिल आया, क्योंकि आर्टिकल 39A को इम्प्लीमेंट करना था, और इस आर्टिकल के थ्रू नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की जाती है। आगे बात समझ में? इसका काम क्या होता है कि गरीब जनता को वकील उपलब्ध कराती है सरकार, ये अथॉरिटी। जो लोग खुद अपना केस नहीं लड़ सकते उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता का प्रबंध है। सरकारी वकील या सरकारी तरफ से इनको वकील उपलब्ध कराए जाते हैं जो इनके पक्ष में केस लड़ते हैं। क्लियर? ठीक है। लिख लिया? आगे बढ़े। अब बात करते हैं आर्टिकल 40 की, अनुच्छेद 40। यहां पर लिखा है ग्राम पंचायतों का गठन, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायतों का गठन। फॉर्मुलेशन ऑफ ग्राम पंचायत की, कैसे इसकी स्थापना होगी, कैसे इनका संरचना होगी, ये गांधीवादी कंसेप्ट पर आधारित है। गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत जो है गांव में बसता है। आज भी हमारे देश की 65 से 70% आबादी गांव में रहती है, तो गांव में ही हमें शासन की स्थापना करनी होगी लोकल लेवल पर। वास्तव में तभी लोकतंत्र स्थापित हो पाएगा। यदि शासन में ग्रामीण भागीदारी सुनिश्चित नहीं होगी तो हम कैसे लोकतंत्र कह सकते हैं, क्योंकि भारत गाँव का देश है, भारत गाँव में बसता है, हाँ या ना? तो ग्राम पंचायतों का गठन ये लिख दिया गया, लेकिन इसके लिए 73rd एवं 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 1992 को, और ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 से। तो 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं, आया ना? पंचायती राज दिवस। पहली पंचायत कौन सी थी आप बता सकते हैं क्या भारत की? द फर्स्ट विलेज पंचायत ऑफ इंडिया। वेरी गुड। कौन बोले? नेहा, आपने बोला? ठीक है। राजस्थान की कौन सी? नागौर। नागौर तो डिस्ट्रिक्ट था, गांव का नाम क्या था? लिखो, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान हो गया स्टेट, नागौर इसका डिस्ट्रिक्ट, और इसका भदभदा गांव। कौन सा? भदभदा। तो ये भारत की पहली ग्राम पंचायत थी, जो कि नेहरू जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। डेट देख रही है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1859 को, हाँ 69 को, 79 को, और फिर 1889 में क्या 69 में हुआ था ना, 69 में। 1879 में क्या हुआ था फिर? गांधी जी 10 साल के हो गए थे। ठीक है, चलो आगे लिखो। ठीक है, तो आर्टिकल 40 कहता है स्टेट गवर्नमेंट से, मतलब केंद्र सरकार से, कि भाई ग्राम पंचायतों का गठन करना है और उन्हें आवश्यक शक्तियां देनी जैसी ऐसी लगे। तो ग्राम पंचायत ने क्या लिखा और कर दिया, काम नहीं हुआ ना। काम करते करते कितनी बलवंत राय मेहता समिति बनी, अशोक मेहता समिति बनी द्विस्तरीय के लिए, LM सिंघवी, लक्ष्मण सिंघवी की कमेटी बनती है, अलग अलग कमेटी बनती है। राजीव गांधी 64वां 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर आते हैं, पास नहीं होता है। फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है वो PV नरसिम्हा राव के समय पर आता है, तब जाकर ये कहीं पास हो पाता है, और इसके बाद फिर पंचायती राज सिस्टम भारत में लागू होता है। इसके लिए 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी? 11th शेड्यूल। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं 11th शेड्यूल में? देयर आर 29 सब्जेक्ट्स but added in 29 in 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 12वीं शेड्यूल। इस 12वीं शेड्यूल में 18 विषय। ये 11वीं शेड्यूल बात करती है ग्राम पंचायत की, विलेज पंचायत की, और 12वीं शेड्यूल बात करती है किसकी?
म्युनिसिपैलिटीज की, ठीक है, इसमें 18 विषय हैं। मतलब इन 29 विषयों पर जो कि लिखे गए हैं कहाँ, 11वीं अनुसूची में, ये 29 विषय ग्रामों को सौंपे गए हैं केंद्र सरकार द्वारा कि इन 29 विषयों पर आप काम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी एक रिस्ट्रिक्शन सी है कि हर एक राज्य की अपनी अलग अलग सीमाएं। राज्य सरकार के पास ये नियम होगा कि 29 में से कितने विषय वो ग्राम पंचायत को देना चाहती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने केवल 23 या 24 विषय पर ही फ्रीडम दिया है, बाकी अपने पास रखे, है ना, घटते बढ़ते रहते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो संविधान ने कितने दिए, 29, और एक्चुअल में कितने दिए जाते हैं प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर, वो कौन डिसाइड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कितने विषय हैं इसमें, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, 29। 12वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई, 74वें। कितने विषय है इसमें, 18 विषय हैं। कितने विषय दिए जाते हैं राज्य पंचायतों को, ये कौन तय करेगा। मध्य प्रदेश में कितनी स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, त्रिस्तरीय। इस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया, भाग 9A, जिसमें आर्टिकल 23 से लेकर ABCDEFGH तक है ना, तो ZA तक वहां पर हम व्यवस्था देखेंगे। जेड के बाद पूरा समझेंगे उसको, कितने आर्टिकल सब पढ़ा दूंगा, वहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। चलो आगे लिखो आर्टिकल 41। पेज नंबर, यहां तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन एक बार करा दूं आपको। संविधान में भाग 4 क्या कहता है, DPSP की बात करता है। DPSP कैसे है, नेचर क्या है इनका, आबादी योग्य है, और क्या बात करते हैं जनता के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। किस संविधान से, किस देश से लिए, आयरलैंड ने। कहां से लिए, कितने से कितने आर्टिकल के बीच हैं, 35 से 51 तक हैं। कौन लेकर आया था एक्चुअल में इनको संविधान सभा के सामने, डिवीजन किसने कराया, BN राव ने, ठीक है। चलो, क्या ये जस्टिसेबल है, नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है। आर्टिकल 36 क्या कहता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वही होगी जो आर्टिकल 12 में है, ठीक है। आर्टिकल 37 क्या कहता है, तो दो बेसिक बातें करता है आर्टिकल 37। कौन कौन सी, सरकार की नीति का मूल आधार है, आबादी योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, और बेसिस ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ये कहलाती हैं। सरकार की नीतियों में DPSP की झलक हमें मिलती है, तभी वह पॉलिसी जो है पब्लिक इंटरेस्ट में समझी जाती है। क्लियर। आर्टिकल 38 में क्या है, धन का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी की बात कही गई है कि धन का एकत्रीकरण होता है या केंद्रीकरण होता है, तो यह गलत समझा जाएगा। तो आज जैसा प्रयास करें, अब हमारे यहाँ सिस्टम क्या है, 10% जो लोग हैं भारत में उनके पास 90% पैसा है, और 90% लोगों के पास देश का कुल 10% पैसा है। तो पहले ही, बहुत पहले ये चीजें हो चुकी हैं। कार्ल मार्क्स ने एक नियम दिया था इसको लेकर, वो कहता है कि ये ग्राउंड है ना, ग्राउंड में हमें एक बनाना है टीला, तो टीले के लिए मिट्टी लाएंगे, तो मिट्टी के लिए हम यहीं खुदाई चालू करेंगे और यहाँ का बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो गड्ढा बना है, ये गड्ढे में मिट्टी डाली गई है यहां से खोदकर, तो इसे ऐसे समझाते हैं कि सोसाइटी का जब एक वर्ग बढ़ रहा होता है मतलब दूसरा वर्ग घट रहा होगा, है ना। हालांकि मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरीज इसको डिनाई करती है ना, और वो कहीं हद तक सही भी है, लेकिन ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी जो शुरुआती समय में बहुत ज़्यादा सही मानी गई, क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश या यूरोपियन कंट्रीज, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस जो हैं, जो आक्रांता थे शुरुआत में, इन्होंने जब अटैक किया, यहाँ व्यापार के बहाने आए, लूटमार शुरू की, तो ये इतने जल्दी आगे क्यों बढ़े, क्योंकि इन्होंने दूसरे देशों को लूटा, अफ्रीकन और इंडियन कंट्रीज को, तो ये ऊपर बढ़े, मतलब यहाँ पर गरीबी आई, हाँ या ना। तो उस समय तो ये कंसेप्ट सही लागू हुआ, लेकिन मॉडर्न बेस में नई नई प्रिंसिपल्स हैं, तो डिमांड और सप्लाई की चेन के हिसाब से पूरी इकोनॉमिक्स तय होती है, पूरा अर्थव्यवस्था इसी से। यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है। आर्टिकल 41 हेडिंग डाल लो।
आर्टिकल 41 कहता है कि निःशक्तता मतलब जो भी दिव्यांगजन है, बेगारी मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, बुढ़ापा, सीनियर सिटीजन, तो बेगारी और बेरोजगारी इसमें ऐड कर लेना। तो बेगारी, बेरोजगारी और बुढ़ापा, वृद्धावस्था जिसे हम कहते हैं, और निःशक्तता, ये आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो बेकारी, बुढ़ापा, बीमार, इसमें बीमारी और ऐड कर लो, बीमारी, इलनेस होगी। यदि ऐसी स्थिति किसी व्यक्ति के साथ है तो ऐसी स्थिति में राज्य उस व्यक्ति की सहायता करेगा। क्या करेगा? राज्य उस स्थिति की सहायता करेगा। तो दिव्यांग जनों के लिए बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट चला रही है या ना, अलग अलग समय पर। बेगारी, सरकार ने इसको क्या कर दिया, इलीगल कर दिया गया है बेगारी को। किस आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल 23। बेगारी, बलात् श्रम, फोर्स्ड लेबर, मानव दुर्व्यापार, 3 चीजें बताई थी आर्टिकल 23 में, है ना। तो बेगारी भी इलीगल है। बेरोजगारी, तो सरकार दे तो रही है बेरोजगार भत्ता, हमें नहीं मिलता, वो बात अलग है। बेरोजगार भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। बुढ़ापा मतलब वृद्ध जनों के लिए पेंशन, वृद्धा पेंशन नहीं मिलती क्या गरीबों को? मिलती है। कितने मिलते हैं खाते में? 500 रुपये पर मंथ। क्या वो दादी दादाजी निकाल के खर्च करते हैं या उनके पोते पोतियां? अच्छा, आपके दादा दादी कर लेते हैं। कितना दुख है ना जीवन में, आपको नहीं मिल पाते होंगे। कोई बात नहीं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। जो वृद्धा पेंशन मिलती है गांव में, यदि आप 60 साल से ऊपर के हैं, आपके नाम पे जमीन जायदाद नहीं है, तो आपको 500 रुपये पर मंथ शायद बढ़ रही है, 1000 होने वाली है, हो गई है, जो भी अभी नहीं हुई है, 500 ही है, हो जाएगी। तो वो मिलती है आपको वृद्धा पेंशन। बुजुर्गों को 500 रुपये सरकार देती है, 600 देती है, तो 600 हो गए होंगे, ठीक है। अब ऐसे में ये एक तो ये चीज याद रखना। बीमारी, अरे भाई आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, कितने तक का इलाज मुफ्त है? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। 1950 से चल रही योजनाएं यहाँ धीरे धीरे आती आ रही हैं अस्तित्व में, पहले तो नहीं थी ना। तो ये सब आर्टिकल 41 कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य उस व्यक्ति की सहायता करेगा। तो राज्य सहायता कर रहा है, आया ना। आपको भी सहायता पाना है तो इसमें से कोई सा उपाय अपना लो, हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओ। पटवारी घोटाले में ये हुआ था, बहुत सारे लोगों ने फर्जी बनवाया था अपना डॉक्यूमेंट कि मैं जो हूँ बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता है। पकड़ा भी गया, और जो कि वो, हाँ, उन्होंने बनवाया था कि सुनने में प्रॉब्लम है ना। लालच बुरी वाला है, करता रहता, जॉब मिल ही गई थी। पिक्चर क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक कान में बाकी प्रॉब्लम है, उसका 3 बार वो ट्राई कर चुका, लेकिन उसका विकलांगता का भी कार्ड नहीं बन रहा, जबकि उसे जरूरत है, और ST में आता है वो। उसका बन जाए ना तो कोई भी एग्जाम में उसका सिलेक्शन हो जाएगा, 100 में से 45-46 नंबर लाएगा ना, सिलेक्ट हो जाएगा। बैठ के तुक्के भी मारेगा ना 100 में। UPSC की प्रिपरेशन की है उसने 2 साल, है ना। मैंने उसका वो किया तो अच्छा लेवल आ गया उसका, लेकिन वो सोच रहा है कि एक बार ये और बन जाए मेरा। उसका एक कान में सुनाई ही नहीं देता उसे, तो उसका बन सकता है कुछ ना कुछ होकर, लेकिन उसका नहीं बन रहा, क्योंकि वो करप्ट करके मतलब पैसा नहीं खिला सकता। डॉक्टर बीच के यदि 5-10 हज़ार रुपये खर्च करते तो 10 मिनट में बन जाएगा। ये व्यवस्थाएं हमारे गांव में BPL धारी मैक्सिमम लोग वो हैं जिनके पास 40-40, 30-30, 25-25 एकड़ जमीन है ना। वो सबसे पहले राशन की लाइन में खड़े रहते हैं। वो आ रहे होंगे खेत से, घुटनों तक पैंट चढ़ाए, कीचड़ में पैर उनके गंदे होंगे, है ना। शर्ट उतार कर वो कंधे पर डाल लेते हैं, दोनों हाथ में कुप्पियाँ मिट्टी का तेल चाहिए उन्हें, ठीक है। किसान है वो 25 एकड़ के, घर पे 3 ट्रैक्टर खड़े हैं, आलीशान बंगला है, लेकिन कुप्पियाँ लेकर वो फ्री में मिल रहा है ना।
और जिसका है बीपीएल, जिसका होना था, उसके पास नहीं है, क्योंकि उसके पास 500 रुपये भी नहीं है बिचौलियों को देने के लिए, बनवाने के लिए। ये व्यवस्थाओं में आप लोग परिवर्तन करोगे या इन्हीं का आप भी भाग बन जाओगे, वो समय बताएगा। मुझे तो लगता है तुम भी करप्शन करोगे दबा के। तुम्हारे चेहरों पे लिखा है कि तुम भ्रष्टाचारी हो, यकीन मानो। तुम्हारी शक्लें गवा देती तुम्हारे अंदर पैसा की कितनी भूख है। इतना कमाना है, बोरे भर भर के लाऊंगा सर मैं तो, रोज अपने ट्रैक्टर में एक बोरा पैसा पटका और चलो। हाँ, डिपेंड करेगा देने वाला कौन है। अमीरों को लूटोगे, है ना। अभी एथिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, फिर तुम्हें अकल आएगी समझ में। क्लियर? आगे बढ़े। 41 कंप्लीट है ना, लिख लिया। ये टर्म बस याद रखना 41 में, क्योंकि 41, 42 और 43 सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो 41, अब यहां पर 41 के बाद हेडिंग डाल लो आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 तो ये बात करता है फेवरेबल कंडीशंस ऑन वर्क प्लेस। पहली बात, काम की न्याय संगत दशाएं, काम की न्याय संगत दशा पहली चीज हो गई। दूसरी, कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया, मद्रास मतलब साउथ इंडिया के किसी स्टेट का, एक मैंने अभी पढ़ रहा था, 5-6 महीने पहले पढ़ रहा था, तो एक नया अधिकार निकल कर आया है, डेट इज कॉल्ड राइट टू सिट, अर्थात बैठने का अधिकार। अब आपसे ये क्वेश्चन यदि पूछ ले पीएससी, हालांकि एमपीपीएससी इतना नहीं पूछता है, ये यूपीएससी पूछ सकता है, लेकिन एमपीपीएससी ने यदि पूछा कि बैठने का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, आर्टिकल 42 या आर्टिकल कोई और आर्टिकल दे दे, तो आप किससे लगाओगे? क्यों लगाओगे? इसलिए लगाएंगे कि काम की न्याय संगत दशा है, कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था की बात करता है, फेवरेबल कंडीशंस ऑन वर्क प्लेस फॉर द वर्कर्स। वर्कर यदि वर्क प्लेस पर काम कर रहा है तो समय समय पर उसे रेस्ट भी चाहिए। अंग्रेजों के समय पे ना ये व्यवस्था थी कि आप 17-17, 18-18 घंटे कोल्हू के बैल की तरह आपको जोता जाता था, और 6-7 साल तक के बच्चों से, 7-7 साल तक के बच्चों से काम कराया जाता था। 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट आता है, इन 1881, उसमें ये व्यवस्था की गई, सोचो, उसमें लिखा गया कि व्यक्ति जो है 14 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा, है ना, और 7 साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। कहने का तात्पर्य, इसके पहले 7 साल से कम उम्र के बच्चों से भी काम कराया जाता होगा, तभी तो उसमें लिखना पड़ा। फिर अगला एक्ट आता है 1891 में। तो लगातार ऐसे फैक्ट्री एक्ट जो है, लेबर एक्ट आते रहते हैं और धीरे धीरे सुधार होता रहता है। आज भी भारत में बहुत सारे अंग्रेजों के जमाने के फैक्ट्री एक्ट चल रहे हैं, उनमें कुछ चीजों में सुधार कर दिया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, काम की न्याय। और एक इसमें है प्रसूति सहायता। प्रसूति का क्या मतलब होता है? तो जो मैटरनिटी लीव होती है ना, कितने वीक की मिलती है आजकल? मातृत्व मतलब जो माता गर्भ से होती है उसको 6 महीने की, 6 मंथ की लीव मिलती है, हाँ या ना। और आजकल उसके लिए प्रावधान है कि हस्बैंड को भी थोड़ी बहुत उसमें लीव दी जाएगी, मे भी 1 महीने की, है ना, 15 दिन पहले से लेकर 15 दिन बाद तक का। तो यहाँ पर चीजें आपको यूनिट 7 जब पढ़ेंगे तो ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। वहां पर पवन सर आपको ये पूरा करा देंगे। क्लियर है? तो प्रसूति सहायता भी आजकल दी जाने लगी है। प्रसूति सहायता में सरकार क्या क्या नहीं करती, आयरन की गोलियां भिजवाती है घर पे, दर्द शुरू हुआ कि 108 आकर खड़ी हो जाती है, वो आपको हॉस्पिटल ले जाती है, एक दाई आपकी सेवा में निरंतर मेहनत करती है, हाँ या ना। हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट, सरकार आपको क्या क्या नहीं दे रही है। आप गर्भ में हो तो उससे पहले की व्यवस्था सरकार करने लगती है, समय पर आपको टैबलेट पहुंचा रही है, ये लो ये खाओ, आपको सरकार चेकअप कराने के लिए गांव में एक आशा कार्यकर्ता भेज दी है, अभी आपका जन्म नहीं हुआ है, आशा कार्यकर्ता आपकी सेवा में है, जननी एक्सप्रेस आपको लेने आ रही है, हॉस्पिटल ले जा रही है, वहाँ सरकारी कर्मचारी आपकी सेवा में लगे हैं। उसके बाद आपका जब बर्थ होता है तो आपका तुरंत नामकरण, डेट वगैरह, भाई कुंडली बनवानी, राहु भारी तो नहीं है इसका, है ना, तो दाई तत्काल टाइम नोट कर लेती है, इसका शुक्र बलवान है कि राहु बलवान है कि मंगल कमजोर है, सब व्यवस्था हो गई। आपकी माता को पैसे मिलेंगे, ठीक है, फल फूल तत्काल के लिए फल फूल, सरकार आपको दवाइयाँ मुहैया कराएगी। फिर जैसे ही लगेगा सब ठीक है, फिर जननी एक्सप्रेस घर छोड़ने आती है। अब बेटा क्या खाएगा? 6 महीने तक माँ का दूध पिएगा, तो माँ के पोषण के लिए दवाइयाँ,
6 महीने बाद आंगनबाड़ी में सत्तू मिलेगा, आपको दलिया मिलेगा, खिचड़ी मिलेगी। ये आपको लगातार 5 साल तक ये चीज़ें मिलेंगी, जब तक आपकी उम्र 5 साल है। 5 साल बाद बच्चे को पढ़ाना है, जी भाई साहब स्कूल खोल दिया आपके लिए, है ना। 8th क्लास तक पढ़ाओ, हर 1 किलोमीटर आपको स्कूल मिलेगा। फिर माध्यमिक स्कूल खोल दिए, आप वहाँ तक 5th से 8th तक पढ़ाओ, 5th तक पढ़ चुका। हायर स्कूल खोल दिए सरकार ने, सब फ्री। अब ड्रेस हम देंगे आपको, हमारा बच्चा दोपहर का खाना स्कूल में ही खा लेगा सरकार, थाली भी हम दे देंगे, किताबें भी हम दे देंगे, टीचर भी हम अपॉइंट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। 8वीं के बाद स्कूल सर दूर है 1 किलोमीटर, लो भैया साइकिल ले लो, साइकिल भी हमने दे दी। अब पढ़ा दिया सरकार ने 12th क्लास तक। जब 12th तक पढ़ने के बाद कॉलेज, ठीक है इतने सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, फॉर्म भरो। और अच्छा कॉलेज चाहिए, स्कॉलरशिप देंगे, क्योंकि पैसे तो आप दे नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा गरीब हैं। आपके पास 40-50 हज़ार का तो मोबाइल ही है, इतने गरीब हैं आप। 6,000 फीस कैसे भर पाएंगे BA BSc करने की। कॉलेज भी हो जाएगा, MA सरकार करा देगी। फिर आप बैठेंगे ऐसे, सर वो नौकरी और चाहिए थी, है ना, पढ़ाई हमसे होगी नहीं। फिर बोलोगे बेरोजगार बैठे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे दो। क्या नहीं है लोक कल्याणकारी सरकार? इतना कुछ तो कर रही है सरकार आपके लिए, और क्या चाहते हो आप सरकार से? आगे लिखो। यदि मर भी जाओगे ना, बात यहीं तक नहीं रुकती। देखो आंख कान फूट गए तो सरकार व्यवस्था करती है, बूढ़े हो गए तो सरकार व्यवस्था करती है, वृद्धा पेंशन ले लो। घर वाले बच्चों ने भगा दिया, बहुत सारे NGO चल रहे हैं, आश्रम चल रहे हैं, सरकार करेगी व्यवस्था। और जिस दिन मर जाओगे ना, सरकार की सफेद बहन आएगी और सरकार की ही जमीन में दफन कर देगी। 4 लोहे की रॉडों पर सुलाकर भूंज दिया जाएगा तुम्हें, है ना, 2-5 हज़ार इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड से। वो भी बिल, उस बिजली का बिल भी सरकार देती है। आ रही बात समझ में? तो जन्म के पहले से लेकर आपकी मृत्यु के अंत तक सरकार आपके साथ है दोस्तों। और क्या चाहिए आप? फिर भी प्रदर्शन करते हैं अधिकार। अब देखो आर्टिकल 43 हो गया, 42 हो गया, ठीक है। 42 में इसमें बात कही गई है किस चीज की? काम की न्याय संगत व्यवस्था की, कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था की, प्रसूति सहायता की। इसके बाद इसमें कहा गया है उचित मजदूरी। एक टर्म यहाँ पर यूज किया गया है, उचित मजदूरी। मतलब जो भी आपको सैलरी मिलेगी वो इतना एक बेसिक अमाउंट पे होना चाहिए। एक होता है जीवन निर्वाह मजदूरी मजदूरी, अरे लिख लिया करो, इतना हो जाता है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। एक होता है न्यूनतम मजदूरी, एक होता है जीविका मजदूरी। उसके बीच की ये कड़ी होती है न्यूनतम, जीविका मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी। जीविका मजदूरी से केवल रोटी कपड़ा मकान का खर्चा निकलता है, और न्यूनतम मजदूरी से रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन का भी खर्चा ऐड होता है, ठीक है। तो उससे स्तर के ऊपर के लिए क्या कहा जाता है कि इतनी मजदूरी तो दो कि वह उचित हो, अर्थात व्यक्ति का रोटी कपड़ा मकान निकल जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन का खर्चा निकल जाए, और थोड़ी बहुत सेविंग वो कर ले अपने फ्यूचर के लिए। इतने मजदूरी देने की बात कही गई है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो बहुत ज़्यादा ही मजदूरी मिलती है। लिख लिया? ठीक। अब इसमें हेडिंग डालना आर्टिकल 43A। नेक्स्ट डायरेक्ट इसकी लैंग्वेज लिख लो, इसमें कुछ नहीं है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका, रोल ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, रोल ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की क्या भूमिका होगी, अर्थात जो मैनेजमेंट होता है किसी कंपनी का, तो उसमें यूनियन लीडर वगैरह ऐड होते हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं ना। जैसे भेल है तो भेल का एक मैनेजमेंट सेक्टर होगा, जो उसका निदेशक मंडल होता है, दैट इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो भेल का कोई यूनियन लीडर होगा। तो कंपनी जो भी डिसीजन लेती है ना मैनेजमेंट से रिलेटेड, उसमें वो डायरेक्टर भी बैठता होगा, यूनियन लीडर बैठता होगा, जो पक्ष रखता होगा मजदूरों का, कर्मचारियों का। तो ये बाद में ऐड किया गया, अभी सब लिखा रहा हूँ, कौन सा कब ऐड किया गया एक ही उसमें लिख दूंगा, अभी तो केवल प्रोविजन पर ध्यान दो। तो आर्टिकल 43 ये समझ में आया क्या? मतलब समझ में आया क्या कहना चाह रहा है, हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डालो आर्टिकल 43A के बाद, सॉरी
42 के बाद 3A कर दिया डायरेक्ट, 43 तो लिख लो। हाँ, आर्टिकल 43 क्या कहता है, कोई बता सकता है? किसकी बात करता है? अच्छा, ये बता दिया था मैंने, यहां पर ध्यान दो, थोड़ा सा खिचड़ी हो जाता है मेरे साथ, आज थोड़ा इशू चल रहा है। आर्टिकल 42 ये हो गया है ना, यहां पर मैंने करा दिया था आर्टिकल 43, और ये हो गया 43, ये सब सही है, कुछ नहीं करना, जमा लो इसे। नहीं, उचित मजदूरी वाला बैठने का तो इससे रिलेट करो ना आप, कार्यस्थल पर उचित व्यवस्था, है ना, ये 2021 में ये जोड़ा गया है हाई कोर्ट का ऑर्डर से। बैठने का अधिकार फंडामेंटल राइट नहीं है, आर्टिकल 42 से रिलेटेड ये मामला है, बस इतना याद रख लेना, और बहुत ज्यादा आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? चलो, अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आर्टिकल 44, तो सबसे ज्यादा करंट इशू चल रहा है इस पर। क्या कहता है आर्टिकल 44? पता होगा अधिकतम लोगों को। हाँ, वेरी गुड। आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 ये बात करता है दोस्तों समान नागरिक संहिता की। समान नागरिक संहिता अर्थात यूनियन सिविल कोड। यूसीसी इसे कहा जाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहां तक क्लियर है चीजें? अब समान नागरिक संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में डिस्क्राइब की गई है, डेट इज मींस यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब एक समान नागरिक संहिता लागू होगी। देखो, देश में कितने रिलीजन है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, जैन, बौद्ध, ये सब अलग अलग रिलीजन है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के नियम याद रखना कि एक तो जो बंटवारे से, जैसे हम कहते हैं पारिवारिक बंटवारा, मतलब उत्तराधिकार के नियम, ठीक है, उत्तराधिकार सक्सेसरशिप लॉज जो होते हैं, दूसरा विवाह मैरिज लॉज, और तीसरा तलाक डाइवोर्स के जो लॉ होते हैं, ये सभी धर्मों में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो तलाक, संपत्ति का उत्तराधिकार और विवाह के जो नियम हैं ये पूरे देश में एक समान रूप से लागू होने चाहिए, सभी धर्मों पर एक ही नियम लागू होना चाहिए। जैसे सरकार ने 1955 में हिंदू कोड बिल जारी किया था। कौन सा? हिंदू कोड बिल। तो इसके अनुसार सरकार द्वारा नियत कानून ही हिंदुओं के ऊपर लागू होते हैं, लेकिन मुसलमानों का अपना एक अलग चलता है शरीयत, तो उनके विवाह तलाक के जो भी कानून हैं, उत्तराधिकार के जो भी नियम हैं, वह खुद ही डिसाइड करते हैं, सरकार के नियम कानूनों को वो नहीं मानते। तो भारत में यूसीसी नहीं है, बट आप नहीं कह सकते नहीं है। क्या एग्जाम्पल याद रखना है कि गोवा भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर यूसीसी लागू। कौन सा राज्य है? गोवा एकमात्र राज्य है जिसमें यूसीसी लागू है। क्यों? क्योंकि आपको पता है सबसे पहले 1498 में 20 जून को वास्को डी गामा पुर्तगाल से सीधा गोवा, मतलब उस तरफ आता है कलिकट जामोरिन क्या, ठीक है। और पुर्तगाली आते हैं दूसरी बार जब आता है वास्को डी गामा 1502 में। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर जनरल बनकर आता है, 1509 तक रहता है। और 1509 से अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर जनरल बनकर आता है। तो ये आदिल शाही सल्तनत से अर्थात बीजा से गोवा को छीन लेते हैं 1510 में, 1510 में, और वहां पर फिर एक हाथ में तलवार और एक हाथ में बाइबल लेकर उतरते हैं, और धन लूटने के चक्कर में तलवार की पकड़ इनकी ढीली पड़ जाती और बाइबल को ये रख देते हैं नीचे। और इनका बेसिक उद्देश्य क्या था? धर्म परिवर्तन कराना और लूटपाट करना। तो ये पुर्तगाली पुरुषों को यहाँ पर लाकर बसाते हैं और कहते हैं जबरदस्ती भारतीय महिलाओं से शादी करो, उनका रिलीजन चेंज कराओ। तो ऐसी कंडीशन हुई कि पुर्तगाल सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए भारत में और गोवा में, और सबसे लास्ट में, मतलब गोवा को आज़ादी मिलती है 1961 में। कब? 1961 में पूरा भारत आज़ाद हुआ
उसके बाद में फ्रांसीसियों से पुडुचेरी वगैरह 56 में छीना गया और पुर्तगालियों से गोवा 1961 में छीना गया, तो सबसे बाद में आज़ाद हुआ। तो यहाँ पर पूरे में क्रिश्चियन ही हैं सारे के सारे, और सब एक नियम को मानेंगे कि नहीं मानेंगे? 99.9% यहाँ की पॉपुलेशन एक ही नियमों को मानती है। तो इसलिए गोवा में क्या है? यूसीसी है। तो क्या क्या फैक्ट कंप्लीट हुआ? आर्टिकल 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब सभी धर्म के लोगों पर एक समान नियम कानून लागू होंगे। जैसे कि कौन कौन से कानून लागू होंगे? तो 3 बेसिकली, उत्तराधिकार, विवाह और तलाक का। उत्तराधिकार में संपत्ति, पिता पुत्र को जो चीजें होती हैं, पैसे देते हैं, वो यहाँ पर। अब यहाँ पर ये चीजें क्लियर हो गई। तो क्या कहा, भारत में यूजीसी है क्या? नहीं है। अभी जो मॉनसून सत्र सेशन था उसमें राज्यसभा में यूजीसी बिल लेकर आई थी बीजेपी गवर्नमेंट। अब इस सेशन में शायद हो सकता है फिर से चीजें कुछ हो, क्योंकि चुनाव के पहले का सेशन है ये। तो यहाँ पर चीजें होंगी, जैसे महिला आरक्षण की बात कही गई है। अब 1926 तक तो 1971 की जनगणना के बेस पर ही क्या होगा, कैलकुलेशन चल रहा है, परिसीमन चल रहा है। अब 2021 की जनगणना के आधार पर क्या करेंगे, महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो 2021 की जनगणना के आधार पर जब महिलाओं को आरक्षण दोगे, मतलब मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि 2035 से पहले तो ये आरक्षण लागू नहीं होगा। महिलाओं को आरक्षण कब से मिलना शुरू होगा? 2035 से। लोकसभा, राज्यसभा में, विधानमंडलों में 33% आरक्षण ये लागू सरकार कर पाएगी लगभग उसी समय से, है ना? क्योंकि सरकार ने क्या कहा है कि 2021 की जनगणना के आधार पर हम इसको देंगे। और अभी 2026 तक कौन सी जनगणना के आधार पर सदस्य संख्या रहेगी? 1971 की जनगणना के आधार पर। ये 84वां संविधान संशोधन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2026 तक बढ़ाया था। पढ़ा चुका हूं मैं, मतलब अब उसमें क्लास में, यूजी क्लास में बताया था आपको, ठीक है। हालांकि वनडे में भी थोड़ा सा मतलब प्री में इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो सरकार जो है जुमले तो कहना आती है, और ऐसे काम होते हैं। अब नहीं करेगी तो कब करेगी? या फिर अभी से इसी चुनाव से लागू करना होता तो 1971 की जनगणना को आधार बनाकर भी लागू कर सकती थी, ठीक है। खैर रोमांस के समय ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मामला मेंस से रिलेटेड है, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट, और राजनीति में महिलाओं की भूमिका आपके मेंस से जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है। तो वो इसी पॉलिटी में आता है, मैं आपको बताऊंगा। पिक्चर क्लियर? आर्टिकल 44 समाप्त हो गया। इसमें कोई दुख दर्द पीड़ा है क्या? अब हेडिंग डाल लो आर्टिकल 46, अनुच्छेद 46। आर्टिकल 46 क्या कहता है? आर्टिकल 46 नहीं 45 आएगा यार। आर्टिकल 45, इसमें मैं 3 आर्टिकल आपको जोड़ के बताऊंगा, जब डीप वो हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो जैसे आर्टिकल 21 ये स्किप किया था, वैसे इसको भी स्किप कर दे रहे हैं। सामान्य इसमें क्या लिखा है कि 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे होंगे, राज्य उनके लिए चाइल्ड टेकर का काम करेगा, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो उनके लिए जो प्राथमिक परवरिश होती है, देखभाल की जो जरूरत होती है, राज्य उसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो उसकी पूरी भाषा जो भी चेंज हुई है वो सब मैं एक साथ कराऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस और रख लेना। डायरेक्ट हेडिंग डाल लो आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 भी यहाँ पर रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 46 डायरेक्ट रिजर्वेशन तो नहीं कहेंगे हम। क्या बोलता है कि जो SC है, ST है और वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो समाज के दुर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए राज्य क्या करेगा? विशेष व्यवस्था करेगा शिक्षा के लिए। तो एजुकेशन में आप लिख सकते हो कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा पे पाने हेतु विशेष व्यवस्था करेगा। तो राज्य कर रहा है, जैसे कि अभी मैंने बताया कितनी व्यवस्था कर रहा है। क्लियर आया ना? अब आर्टिकल 47, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो हम यहां पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 47 डायरेक्ट क्या बात बोलता है कि पोषाहार, राज्य का काम होगा कि जनता के पोषाहार को बढ़ाए, अर्थात न्यूट्रिशन इंक्रीज करे।
न्यूट्रिशन को कैसे इंक्रीज करे कि दलिया वगैरह क्यों दिया जाता है आंगनबाड़ी में, खिचड़ी क्यों दी जाती है। गांव में इतना मूर्खता चलती है ना, वो दलिया ले जाते हैं, वो 5-5, 10-10, 20-20 पैकेट, और गाय भैंस को आटे में मिलाकर वो भूसे मिलाकर खिलाते हैं, उसे कहते हैं सानी बनाना। ठीक है, हमारे गांव में तो लोग बोले जाते हैं सत्तू, है ना, और उसे छानते हैं तो वो 200 ग्राम सत्तू में से 50 ग्राम शक्कर निकलती है, तो वो सत्तू डाल देते हैं गाय भैंस को, शक्कर से वो चाय बनाकर पीते हैं। मतलब इतने भूखे मर रहे हैं ना लोग कि वो सत्तू से शक्कर निकाल के खा रहे हैं। सरकार दे रही है कि पूरा सत्तू खा लो भाई, बच्चों को खिला दो, तुम बड़े हो। ऐसे पैसे बचा कर वो शाम को एक कुत्ता छाप पौआ मारते हैं और सो जाते हैं, है ना। ये हमारे देश का सिस्टम चल रहा है। पोषाहार की व्यवस्था करेगा, नशाबंदी, जो भी मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थ मतलब जिनसे आपका ब्रेन जो है एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाता है जहां कहीं ना कहीं विवेक खो देते हुए सोचने समझने पर आपका उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है, उसे कहते हैं मादक पदार्थ, उनका सेवन। जैसे गांजा, ठीक है, माल पिएंगे, गांजे को। दूसरा शराब, तीसरा क्या बोलते हैं, चरस। देश तरक्की कर रहा है, देखो सबको नाम भी पता है, इसलिए मैं रुक कर बोल रहा था। तो गांजा, चरस, अफीम, इंजेक्शन वगैरह, पाउडर, स्मोक जो हम करते हैं ना, और जो भी कोकेन वगैरह होता है, ड्रिंक में शराब, वाइन, विस्की, जो भी चीज़ें, ये सब को बंद करने का प्रयास करेगा। राज्य कर सकता है क्या? सबसे ज़्यादा इनकम यदि सरकार की होती है ना कहीं से, तो इसी से होती है, सबसे ज़्यादा शराब से होती है, सबसे ज़्यादा। अभी आबकारी नीति आई मध्य प्रदेश में, आबकारी नीति 2023, उसने केवल एक प्रावधान किया कि बैठकर पीने की उत्तम व्यवस्था, मतलब अहाते बंद कर दिए, और ज्यादा से ज्यादा परमिशन दी कि बार खोलो। आपको पता है भोपाल में अहाते बंद हुए हैं ज्यादा से ज्यादा, और बार ज्यादा खुल गए। आपको गली गली बोर्ड मिल जाएंगे अब बार। तो बार में क्या है कि महंगी मिलती है वाइन, विस्की वगैरह, तो ज्यादा इनकम हो रही है सरकार को, ज्यादा जीएसटी लगता है बार पर बैठकर खाना पीना करने से, तो इनकम सरकार बढ़ा लेती है। समझ रहे हैं? हमें क्या लग रहा है कितनी अच्छी सरकार है, अहाते बंद करा दिए। अरे अहाते बंद करा दिए, लोग सड़कों पर बैठकर पीने लगे। आप गांव तरफ जाओगे ना, तो आपको जो शॉर्टकट गलियां होती हैं, वहां पर आपको सड़क किनारे पौए डले मिलेंगे, पन्नी डली मिलेंगी, ऐसी व्यवस्थाएं। अहाते थे तो कम से कम लोग वहीं बैठकर पी लेते थे। तो सरकार की नीतियां आपकी नियतियां तय कर रही हैं, हाँ या ना? आप प्रभावित होते हो ना उनसे? अरे हाँ या ना? बिल्कुल ही ऐसे मुर्दों जैसे बैठ जाते हैं। चलो चाय पानी की व्यवस्था करूं आप लोगों के लिए? बोल रहे हैं जी। यही और रह गया है मेरे जीवन का। मेरे जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल आप लोगों की संतुष्टि बचा है, पता है? इसके अलावा मुझे कुछ अब सूझ ही नहीं रहा है। आर्टिकल 47 पोषाहार, नशाबंदी, इस चीज को ध्यान रखना। यहां तक क्लियर है चीजें? मतलब केवल मेडिकल यूज के अलावा जहां जहां इन चीजों का उपयोग होता है उस सब पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। केवल मेडिकल यूज में ही इनका उपयोग होगा। तो अफीम और गांजा उगाने के लिए भी परमिशन लेना पड़ता है सरकार से, और वो जो उगता है ना, उसे आप मार्केट में नहीं बेच सकते। बाजार में बैठो गांजा ले लो, है ना, 100 रुपए किलो गांजा, बहुत अच्छा गांजा है, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, वो आप लाइसेंस है तो आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पर जो एजेंसीज, कंपनी होती है जो मेडिसिन में यूज करती हैं, उन्हीं को आप बेच सकते हो। उनका भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, पूरी एक प्रोसेस है ना। गांव में लोग गन्ने के खेत के बीच में उगा लेते हैं गांजा, है ना, और ओरिजिनल गांजा बहुत ज्यादा दूर तक स्मेल करता है, तो वो डुप्लीकेट गांजा उगा कर बेचते हैं। गांव के लोग बहुत चतुर होते हैं, शहर के लोग ही मूर्ख हैं बस। आर्टिकल 47 के बाद लिखो 48। अब बस डीपीएसपी कंप्लीट होने वाले हैं। डीपीएसपी से रिलेटेड पूरा फैक्चुअल डिटेल मैं आपको एक अलग उसमें करा दे रहा हूँ पार्ट में। जो एक तो ये हो गया, इसमें बीच में मैंने बहुत ज़्यादा फैक्ट डालने की कोशिश नहीं की है, 10 से 15 और फैक्ट अभी इसमें हैं, तो मैं आपको अलग से उसकी लिस्ट बनवाऊंगा, है ना, नेक्स्ट क्लास में, ताकि वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू में पूरा मजबूत हो जाएगा। तो 1% भी गुंजाइश नहीं रहेगी कोई क्वेश्चन कहीं बाहर से आ जाए। तो आर्टिकल 48 क्या कहता है? क्या कहता है? राज्य प्रयास करेगा दुधारू पशुओं की नस्लों को बढ़ाने में, उनकी ब्रीड को बढ़ाने में। ठीक है, राज्य प्रयास करेगा कि जो दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाई जाए। जैसे दूध देने वाली गाय होती है, तो दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के लिए, जैसे स्लॉटर हाउसेस होते हैं बूचड़ खाने, उसके लिए राज्य ने गौ हत्या पर रोक लगा दी। हालांकि वो तो एक उससे जुड़ा मामला भी है, सरकार की पॉलिसी है वोट बैंक को खींचने की, लेकिन ये है कि गौ किसी भी पशु की हत्या नहीं होनी चाहिए ऐसे बूचड़ खानों में, मेरा व्यक्तिगत मानना है। और मजबूरियाँ भी होती हैं और पब्लिक की डिमांड भी होती है, तो वो तो चल रहा है आजकल एक सिस्टम।
तो दुधारू पशुओं की हत्या पर रोक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कि दुधारू पशुओं की नस्लें, उनकी नस्लों को बढ़ाने का प्रयास करेगा, अच्छी नस्लें बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। कृषि और पशुपालन को, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। ये कौन कहता है? आर्टिकल 48। तो कृषि पशुपालन को बढ़ावा, कृषि पशुपालन को बढ़ावा देगा। यहाँ तक कोई डाउट? दुधारू पशुओं को के लिए जो स्लॉटर हाउस में उनके कटने की व्यवस्था होती है उसे रोकेगा, ये पॉइंट लिख लेना। और उनकी ब्रीड को बढ़ाने का प्रयास करेगा। हम बोलते हैं ना हाइब्रिड, तो हाइब्रिड मतलब उनको हाइब्रिड अच्छी से अच्छी ब्रीड को बनाया जाता है वहां पर। अब इसमें एक और जोड़ा गया आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A के केवल 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। पहला, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण संरक्षण की ये बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में खासतौर से वन। और दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन मतलब वन्य जीवों की सुरक्षा। तो राज्य, देखो भारतीय संविधान कितना खूबसूरत है यार। यहाँ पर व्यक्तियों के अधिकार के साथ साथ जानवरों और पेड़ पौधों तक को अधिकार दिए गए कि सरकार ऐसा प्रबंध करेगी कि जंगली जानवरों की सुरक्षा हो सके, पेड़ पौधों की सुरक्षा हो सके, दुधारू पशुओं की सुरक्षा हो सके, अच्छी नस्ल के पशुओं का बढ़ावा हो, खेती बाड़ी अच्छे से हो। और कितना कल्याणकारी राज्य चाहिए आपको। जननी एक्सप्रेस से शांति वाहन तक सरकार हर समय आपके साथ, आया ना? कितनी अच्छी सरकार। उसके बाद भी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं। तो पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करना है और जंगली जीव व पर्यावरण की सुरक्षा करना है। हो गया क्लियर? अब बस 3 आर्टिकल बचे हैं, एक लाइन में मैं आपको इनको लिखा दे रहा हूं, ठीक? समझ लो। आर्टिकल 49, देखो आर्टिकल 49 क्या कहता है? यह कहता है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, ऐसे एमोन्यूमेंट्स हैं जो कि नेशनल इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, जो कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फ्रीडम फाइटर्स के उन चीज़ों से जुड़े हैं, एंशिएंट इंडिया को, उसके कल्चर को प्रमोट करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के ऐतिहासिक जो भी प्लेसेस हैं उन सबको क्या किया जाएगा? राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाएगा, प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट एंड प्रिजर्वेटिव बाय द स्टेट। तो सुरक्षित व संरक्षित, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन यहाँ पर दोनों टर्म यूज किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्थान या स्मारक घोषित किए गए हैं, राज्य उनकी सुरक्षा करेगा, उनको संरक्षण देगा। क्लियर होगी बात? जैसे कि सांची का स्तूप राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है, ताजमहल, कुतुब मीनार है ना, खजुराहो के मंदिर, ये सब राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। क्या आप वहां पर जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है ना कि यह इस अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है या यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। मध्य प्रदेश में भी 3 साइट जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। कौन सी? खजुराहो, भीमबेटका, सांची। तो खजुराहो सबसे पहले किसे किया गया शामिल? खजुराहो को 1986 में, फिर सांची को 1989 में और 2003 में भीमबेटका को। तो एक कौन खजुराहो कौन जिले में आता है? छतरपुर या टीकमगढ़? छतरपुर में खजुराहो आता है और 3 में से 2 ऐसे जिले में आते हैं, सांची और भीमबेटका, है ना? एमपी जीके में आप पढ़ना। तो ये पॉइंट हो गया। कल ही यूनेस्को ने 2 और प्लेसेस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया है, शांति निकेतन को और होयसल मंदिर कर्नाटक। ये पॉइंट याद रखना। एक तो शांति निकेतन कलकत्ता में है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा स्थापित इंस्टीट्यूट है, संगीत विश्वविद्यालय तो कल्चरल भी सबसे जुड़ गया। और होयसल मंदिर कर्नाटक के बारे में पढ़ लेना, करंट अफेयर्स में सर्वे वगैरह आपको पूरा कराएंगे। तो होयसल मंदिर के, होयसल जो मंदिर है ना, उसका पूरा इतिहास पढ़ लेना है ना, स्ट्रक्चर वो सारी चीजें हम भी कराएंगे आपको। आर्टिकल 49 के बाद आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 एक बहुत तगड़ी बात कहता है, इसे ध्यान से समझना है, एमपीएससी टारगेट कर सकता है। क्या कहता है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण,
कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का इसको कैसे समझो, पहले जब कलेक्टर भारत में पहली बार कलेक्टरों को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो उनको एक तो पावर क्या थी कार्यपालिका की, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन देखते थे वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजस्व कलेक्ट करता था, टैक्स रेवेन्यू वगैरह, लैंड रेवेन्यू, तो कलेक्टर हो गया, संग्राहक हो गया। और दूसरा काम क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल में न्यायाधीश कोई होता था। तो आज कलेक्टर को जिला दंडाधिकारी कहते हैं कि नहीं, हालांकि वो दंड की शक्ति उसके पास नहीं है, तो जिला दंडाधिकारी की शक्ति उसे दी गई। उसे शक्ति दी गई थी किस चीज की, क्या बोलते हैं, कलेक्ट करने की, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा और न्याय प्रक्रिया भी देखेगा। मतलब जो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कंसेप्ट दिया गया था सेपरेशन ऑफ पावर का, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच में शक्तियों का विभाजन का, वह कंसेप्ट वहां पर जाकर टूट रहा था। जब हम स्वतंत्र हुए तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हटा दिया गया। हालांकि अंग्रेजों ने पहले ही इसको खत्म कर दिया था, कॉर्नवालिस के समय से व्यवस्था शुरू हुई थी, उसको आपको समझा दिया जाएगा मॉडर्न स्टील में। तो ये काल समझ में आ गया कि कैसे कार्यपालिका को न्यायपालिका से सेपरेट कर रहे हैं। जुडिशियरी का अलग डिपार्टमेंट है, भारत में इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी वो काम अलग देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जीक्यूटिव का काम बात करें तो कार्यपालिका देखती है, और कलेक्टर कार्यपालिका का अंग है। तो दोनों को अलग अलग रखा जाए। इज दैट क्लियर? लास्ट पॉइंट बस शॉर्ट में समझ लो, आर्टिकल 51 तक कहता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। क्लियर होगी बात? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा तथा राष्ट्रीय मुद्दों को प्राथमिकता देकर राज्य प्रयास करेगा कि इंटरनेशनल पीस, इंटरनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट बना रहे। इज दैट क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा और राष्ट्रीय हित बना रहे। इस तरीके से आपके दोस्तों ये डीपीएसपी ओवरऑल कंप्लीट हो जाते हैं। इसमें कुछ और फैक्ट्स हैं जो मैं आपको लिखाऊंगा। हो गई बात क्लियर? अब यहाँ पर कुछ चीजें ये समझ लो। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43A और आर्टिकल 48A, ये तीन आर्टिकल जोड़े गए हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पॉइंट नोट डाउन कर लो। क्लियर हो यहाँ पर बात? ये आपके डीपीएसपी कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में 10 से 15 मिनट हम और लेंगे, और 10 से 15 मिनट समय लेकर इसमें बहुत सारे फैक्ट, जैसे कुछ केसेस वगैरह हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्या कहता है, क्या फंडामेंटल राइट्स के थ्रू हम डीपीएसपी के थ्रू फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है, इंदिरा सरकार के क्या विचार थे। तो उतना डीप में तो नहीं जाऊंगा मैं इसमें, लेकिन यदि प्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है तो आपको करा दिया जाएगा। क्लियर? सबको समझ में आया? किसी कोई डाउट है? कल सारे आर्टिकल याद कर कराना है आपको, 36 से लेकर 51 तक छाई होगी। और वेर एक्ट थोड़ा पढ़ लो, प्री के लिए तो वेर एक्ट पढ़ना जरूरी मान रहा हूं मैं आजकल, पिछले 3 साल के एग्जाम से। केवल हेडिंग पढ़ते जाओ, है ना? थैंक यू, आज के लिए इतना ही। सभी का धन्यवाद। ऑनलाइन वालों के लिए उसमें कोई कमेंट वगैरह नहीं आया, ठीक है? वॉइस वगैरह प्रॉपर जा रही थी? ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।